नमस्कार साथियों, मैं अश्वनी चौधरी एग्जाम टॉपर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज है 24 मई के हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट एग्जाम, जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आपके स्टैटिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको बताना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है एलिजाबेथ बोर्न, एलिजाबेथ बोर्न, एलिजाबेथ बोर्न, एंथनी एल्बनीज, स्कॉट मॉरिसन या जकिंडा आर्डन। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है एंथनी एल्बनीज। ये आपको ध्यान रखना है। जो हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं या बने हैं या नियुक्त हुए हैं वो कौन है? वो है एंथनी एल्बनीज। ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है बी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है स्कॉट मॉरिसन। ये आपको ध्यान रखना है। और जो हाल ही में बनाए गए एंथनी एल्बनीज, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, कैनबरा। अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या मैच द फॉलोइंग आपसे करा सकता है। 4 देश आपको दे देगा और उनकी करेंसी आपको दे देगा। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सही कौन सा है या निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास। एक सैन्य अभ्यास होता है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। एक संयुक्त यानी कि संयुक्त है सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मालाबार, जिसमें 4 देश शामिल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मालाबार, मालाबार। और इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें है आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। अमेरिका और जापान, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से देश हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। और समुद्र शक्ति भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त अभ्यास है। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्कॉट मॉरिसन कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री। कहाँ के? ये थे ऑस्ट्रेलिया के। अगर मैं बात करूं एलिजाबेथ बोर्न की, तो ये फ्रांस की हाल ही में पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। कहाँ की? फ्रांस की। कौन? एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पहली प्रधानमंत्री जो नियुक्त की गई है फ्रांस की वो कौन है, तो वो है एलिजाबेथ बोर्न। कहाँ की है? फ्रांस की है। ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, पेरिस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करूं तो आप सभी जानते हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है, तो वो है रफेल, रफेल, रफेल। पूछ लेगा कि किस देश से भारत ने खरीदा है, तो ये है रफेल। और आपको याद रखना है कि रफेल किस कंपनी द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान है, तो वो है डसोल्ट कंपनी। यह भी आपको ध्यान रखना है, डसोल्ट, डसोल्ट कंपनी। ये कहाँ की कंपनी है? आपसे पूछ सकता है कि डसोल्ट कंपनी जो है ये कहाँ की है, तो ये डसोल्ट है फ्रांस की। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और हाल ही में जो इसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, तो वो है एलिजाबेथ बोर्न। अगर मैं जकिंडा आर्डन की बात करूं तो ये न्यूजीलैंड की हैं।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जकिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड की राजधानी आपसे पूछ ले तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, आपसे स्टैटिक में बार बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी आपको ध्यान रखना है, द ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो है एंथनी एल्बनीज, ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्व पूछ ले तो स्कॉट मॉरिसन, ये आपको ध्यान रखना है, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन को कौन सा समूह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? विच ग्रुप विल प्रोवाइड फाइनेंशियली असिस्टेंट टू यूक्रेन? आपके ऑप्शन है ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक या G7। आपको बताना है कि यूक्रेन को वित्तीय सहायता निम्नलिखित में से कौन प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर है G7। G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7। और इसमें आपको पता होना चाहिए 7 देश शामिल हैं, इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। और अभी आपको ध्यान रखना है कि ये 7 देश कौन कौन से हैं। आपसे पूछ लेगा कि 7 देश बताइए, या एक देश अलग दे देगा, 3 इसमें पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रुप 7 में शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 जो देश हैं वो है अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और आपका इंग्लैंड या ब्रिटेन भी जिसे बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7 कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस। यहां से आपसे क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है? तो आपसे पूछ सकता है कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं? तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत जो देश है ये G7 का सदस्य नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एशिया का एकमात्र देश जो G7 का सदस्य है वो कौन है? वो है जापान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो 2 देश हैं अमेरिका और कनाडा, ये किस कॉन्टिनेंट के हैं? ये उत्तरी अमेरिका के हैं, उत्तरी अमेरिका। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एशिया का एकमात्र देश कौन सा है? जापान। और क्या भारत G7 या ग्रुप 7 का सदस्य है या नहीं? तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि G7 जो ये ग्रुप है इसे कब स्थापित किया गया या कब लाया गया? तो 1973 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1973 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी पहली जो समिट हुई वो कब हुई? वो हुई 1975 में। 1975 में इसकी पहली समिट हुई और इसी समिट में जापान को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1975 में जापान को शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1975 पहली इसकी स्थापना 1973 और इसकी जो पहली समिट हुई 1975 में हुई और उसी में जापान को शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो सदस्य देश हैं, वही इसकी अध्यक्षता करते हैं जिस देश में इसका सम्मेलन या समिट आयोजित होती है। जैसे 2022 में ग्रुप 7 की जो समिट है वो कहाँ होगी? वो होगी जर्मनी में। और यही इसका क्या होगा? सदस्य या अध्यक्ष देश होगा। अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? जर्मनी, आपको ध्यान रखना है। जिस देश में इसकी समिट होगी वही देश इसकी अध्यक्षता करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1973 में इसकी स्थापना हुई, 1975 में जापान को इसमें शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और 2022 का जो G7
सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, वो जर्मनी में होगा। इसके अलावा हम देखते हैं अन्य को जो ऑप्शन है हमारे, जैसे ब्रिक्स दिया हुआ है, यूएन दिया हुआ है, इन पे थोड़ा देखते हैं कहाँ क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ब्रिक्स आपसे पूछ लेगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई और इसमें 5 देश शामिल हैं, 5 देश। और ये 5 देश कौन कौन से हैं, इसमें है ब्राजील, रसिया या रूस आप बोल सकते हैं, चीन, भारत और आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से 5 देश है, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका। और 2006 में इसकी स्थापना की गई और पहली जो समिट इसकी आयोजित की गई वो की गई 2009 में, जो कहां पर हुई, वे हुई रूस में। ये भी आपको ध्यान रखना है, रूस में इसका पहली समिट आयोजित की गई। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ब्रिक्स है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां स्थित है, तो वो है संघई। और संघई एक चीन का शहर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लेगा कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है या ब्रिक्स आपका ग्रुप है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो है संघई, चीन। और इसकी स्थापना हुई 2005 में। 5 सदस्य इसके देश हैं, कौन कौन से, ब्राजील, रूस, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2010 से पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ये सिर्फ ब्रिक था, यानी इसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन से, इसमें थे ब्राजील, रूस, चीन, भारत। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में शामिल किया गया। कब किया गया, 2010 में इसमें शामिल किया गया। किसे, साउथ अफ्रीका को। तो आपसे पूछ लेगा कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, तो 2010 में। और ये इसकी सेकंड समिट थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी समिट में शामिल किया गया, सेकंड समिट में शामिल किया गया। और इसका मुख्यालय है संघई, चीन। आपसे पूछ सकता है कि 2022 में जो इसका सम्मेलन होने वाला है वो कहां हुआ है या कहां होगा, तो ये चीन में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2022 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वो चीन में होगा और ये 14वां सम्मेलन है, 14वां सम्मेलन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 13वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया या उसका अध्यक्ष देश कौन था, वो था भारत। और ये 13वां सम्मेलन था जिसका अध्यक्षता किसने की, भारत ने की। और 14वां जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की जाएगी। यह भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की आपसे स्थापना पूछ सकता है कि किस तारीख में या किस सन में इसकी स्थापना की गई। आपसे डेट भी पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। ये आपको ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर 1945। और आपसे इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछ सकता है, तो ये है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और ये कहाँ है, ये है यूएसए अमेरिका। ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर 1945 में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, वर्तमान अध्यक्ष वे हैं एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं या किस देश के नागरिक हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि भारत का जो राजदूत है यूएन में वो कौन है, या यूएन में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वह है टीएस त्रिमूर्ति। ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राजदूत जो यूएन में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, तो वो है टीएस त्रिमूर्ति। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में। कब, 1944। और यूएन की स्थापना कब हुई, 1945, 24 अक्टूबर 1945। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी
वॉशिंगटन डीसी। और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो है डेविड मालपास। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है तो वो है अंशुला कांत। अंशुला कांत, अंशुला कांत। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक भारतीय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय है। जिन संस्थाओं में भारतीय लोग या भारतीय अधिकारी नियुक्त हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक में हमारे भारत का कौन सीईओ है तो वह है अंशुला कांत। और अगर मैं डेविड मालपास की बात करूं तो ये अमेरिका के निवासी हैं। कहां के? अमेरिका के निवासी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूक्रेन को वित्तीय सहायता समूह किसने प्रदान की? G7 की, G7, ये आपको ध्यान रखना है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, ये भी आपको ध्यान रखना है, कीव। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन की स्थापना 1945, ठीक है, और G7 की स्थापना 1973, 1975 में इसमें जापान को शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% बिजली विद्युतीकरण, 100% बिजली विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? विच स्टेट हैज बिकम द स्टेट ऑफ अचीव द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफिकेशन? आपको बताना है। आपके राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या महाराष्ट्र। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का कौन सा राज्य 100% इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है गोवा। अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा के मुख्यमंत्री आपसे पूछ लेगा कौन है तो प्रमोद सावंत, ये आपको ध्यान रखना है, प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी पणजी, पणजी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गोवा के राज्यपाल, आपसे पूछ सकता है कि गोवा के राज्यपाल कौन है तो वो है श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां पर है सलीम अली पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? सलीम अली पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, सलीम अली पक्षी विहार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहां है? ये भी गोवा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सलीम अली पक्षी विहार ये कहां है? ये भी गोवा में। और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत, गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आचार संहिता यानी कि सबके लिए समान कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो वो है गोवा। अनुच्छेद 44 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता। ये भारत के किस प्रदेश में लागू है या किस स्टेट में लागू है तो वो है गोवा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि गुजरात के वर्तमान गवर्नर कौन है तो वो है आचार्य देवव्रत, ये आपको ध्यान रखना है, आचार्य देवव्रत। गवर्नर जो राज्यपाल हैं वो है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह कोश्यारी।
भगत सिंह कोश्यारी। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजली विद्युतीकरण का लक्ष्य किसने हासिल किया है? गोवा ने। गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। यहाँ के जो राज्यपाल है कौन है? श्रीधर पिल्लई। और यहाँ पर क्या है? सलीम अली पक्षी विहार, महावीर पक्षी विहार। और अनुच्छेद 44 यानी कि आचार संहिता भारत के किस राज्य में लागू है? तो वो है गोवा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम का फिर से एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है समीर निगम, विजय शेखर शर्मा, सुंदर पिचाई या एनडी जेसी। ये आपको बताना है कि किसे पेटीएम का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। और किसने की? आपसे पूछ लेगा कि पेटीएम का संस्थापक या फाउंडर कौन है? तो वो है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। इसके अलावा आपसे इसका मुख्यालय पूछ सकता है कि जो पेटीएम कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा। और नोएडा एक शहर है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए हैं पेटीएम के, वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन है, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं कि कौन से नाम जो दिए हैं ये किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आपको दे रखा है समीर निगम। समीर निगम किस कंपनी के एमडी व सीईओ हैं या फाउंडर है? आपसे पूछ सकता है। तो ये फोन पे कंपनी है, आप यूज करते होंगे फोन पे। तो ये फोन पे के फाउंडर हैं, फोन पे। और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। किसने की? समीर निगम द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है कि फोन पे का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो ये बेंगलुरु, बेंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बात की पेटीएम की। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? वो है नोएडा में। आपसे मैच द फॉलोइंग करा लेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो विजय शेखर शर्मा द्वारा फाउंडेड कंपनी है पेटीएम, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको इसके जो सीईओ एमडी हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सुंदर पिचई की बात करूं तो सुंदर पिचई भारतीय हैं, लेकिन ये सीईओ हैं किस कंपनी में? एक गूगल कंपनी है। आपको पता है, आप यूज करते हैं गूगल का। तो ये गूगल कंपनी के एमडी व सीईओ हैं। और गूगल कंपनी कहाँ की है? ये अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। 1998। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं? आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो सुंदर पिचाई हैं ये किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये गूगल के सीईओ हैं। एनडी जेसी जो हैं ये अमेजन के सीईओ हैं। अमेजन, अमेजन जो कंपनी है ये भी एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। और इसके जो संस्थापक हैं आप सभी जानते हैं, वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। और इसकी स्थापना हुई 1994 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1994। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समीर निगम साहब जो हैं ये किस कंपनी के सीईओ हैं या फाउंडर हैं? तो ये हैं फोन पे। और पेटीएम के हैं विजय शेखर शर्मा, जिन्हें हाल ही में एमडी व सीईओ बनाया गया। और सुंदर पिचाई है गूगल के, एनडी जेसी है अमेजन के। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं या कौन करेंगे? Who will represent India in the 5-day annual meeting of the World Economic Forum? आपके ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय बैठक होने वाली है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल कौन है? हमारे वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। पीयूष गोयल साहब कौन है? हमारे वाणिज्य मंत्री हैं। अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में।
और इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा तो ये है स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है वो है क्लास श्वाब। क्लास श्वाब, ये आपको ध्यान रखना है। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई? 1971 में। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है वो है क्लास श्वाब। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री कौन है? ये है पीयूष गोयल जो हमारे वाणिज्यिक मंत्री हैं। इसके अलावा प्रहलाद जोशी हमारे कोयला मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। कोयला मंत्री आपसे पूछ लेगा कि पीयूष गोयल साहब कौन से मंत्री हैं, तो वाणिज्यिक और प्रहलाद जोशी हैं आपके कोयला मंत्री। रामनाथ कोविंद है हमारे राष्ट्रपति। और कौन से नंबर के, आपसे पूछ सकता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये किस प्रदेश से संबंधित हैं या किस प्रदेश के निवासी हैं? तो ये उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कानपुर, और कानपुर में भी इनका गांव है पारोंक। पारोक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है 5 दिवसीय, इसमें कौन भाग ले रहे हैं? पीयूष गोयल। इसकी स्थापना हुई 1971 में। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड। इसके जो चेयरपर्सन है वो है क्लास श्वाब, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख प्रतिवर्ष लेन देन पर कौन से दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है? विच डॉक्यूमेंट हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ 20 लाख पर एनम। ये आपको बताना है कि कितने लेन देन पर भारत सरकार द्वारा किन दस्तावेजों को अनिवार्य किया है। अगर आप इतना लेन देन प्रतिवर्ष करते हैं तो ये दस्तावेज आपके अनिवार्य हैं। आपके ऑप्शन है आधार कार्ड, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड या ये सभी। तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको दोनों चाहिए। कब? जब आप 20 लाख पर एनम प्रति वर्ष का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं डेली आपकी लिमिट की बात करूं कि डेली आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो वो है 50,000। 50,000 की आपकी लिमिट है डेली, प्रतिदिन की डेली, यानी कि प्रतिदिन आप 50,000 से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 20 लाख जो है ये लिमिट है। इसके बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैन कार्ड और आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी हैज एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन और विच पीक ऑफ द हिमालयाज। यानी नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी हिमालय की किस चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन स्थापित करेगी? आपके ऑप्शन है K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो मौसम संबंधी जानकारी के लिए सबसे ऊंचा स्टेशन स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये माउंट एवरेस्ट आपका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। आपसे इसकी ऊंचाई पूछ लेगा तो इसकी ऊंचाई है 8849 मीटर, 49 मीटर। कभी कहीं कहीं पर 8848 मीटर भी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको दोनों ऑप्शन मिले तो आप 8849 लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो हाइट है वो इतनी है। ये हर प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और ये पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है या चोटी है ये किस देश में है? तो ये नेपाल में है, ये भी ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि ये भारत में, ये कहाँ है? ये नेपाल में है, नेपाल। और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सागर माथा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट।
नेपाल में स्थित है और इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और मौसम संबंधी स्टेशन जो स्थापित किया जा रहा है माउंट एवरेस्ट पे स्थापित किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि K2 कहाँ स्थित है, K2 कहाँ स्थित है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। K2 भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी ऊंचाई है? 8611। और भारत का सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है? वो है K2, और ये काराकोरम श्रेणी में है। आपसे श्रेणी पूछ ले तो काराकोरम, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? काराकोरम में। इसके अलावा आपको कंचनजंगा भी ध्यान रखना है। कंचनजंगा हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है भारत में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा, क्योंकि K2 हिमालय का भाग नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। कौन? K2, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां है? ये है सिक्किम में, सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है। कहां है? सिक्किम में है। और आपसे इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, तो ये है 8586 मीटर, 8586 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग आपसे करा लेगा, आपको दे देगा माउंट एवरेस्ट दे दिया, कंचनजंगा, K2, और बराबर में इनकी क्या दे देगा? हाइट दे देगा कि इसकी हाइट इतनी है, इनकी हाइट इतनी है। आपसे पूछ लेगा कि या तो सही बताइए या मैच द फॉलोइंग, यानी कि जोड़ों का मिलान कीजिए, ये आपसे पूछ सकता है। और जो विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, कहाँ? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में, जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE T20 ग्रुप की फ्रेंचाइजी किस भारतीय समूह ने हासिल की है, यानी कि विच इंडियन ग्रुप हैज वोन द UAE T20 ग्रुप फ्रेंचाइजी। आपको बताना है कि इनमें से किस समूह के द्वारा UAE में जो T20 मैच होने वाले हैं, इनकी फ्रेंचाइजी ग्रहण की है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप। तो हाल ही में जो T20 फ्रेंचाइजी ली गई है, वो अडानी ग्रुप के द्वारा ली गई है, अडानी ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है। और इस ग्रुप की स्थापना आपसे पूछ सकता है कि इस ग्रुप की स्थापना किसने की, तो वो है गौतम अडानी। कब की? 1988 में की। और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। इसकी स्थापना किसने की? गौतम अडानी, गौतम अडानी। और इसकी कब स्थापना की गई? 1988 में इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय आपसे पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, अहमदाबाद। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि बिरला ग्रुप की स्थापना कब हुई, किसने की, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि ये भारत के सबसे बड़े ग्रुप हैं। अगर मैं बात करूं भारत के सबसे बड़े ग्रुप, तो ये ही आपको 4 देखने को मिलेंगे, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप और बिरला ग्रुप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो बिरला ग्रुप है इसकी स्थापना हुई 1857 में। ये इनमें से भारत का सबसे पुराना ग्रुप है, जिसकी स्थापना गोपाल दास द्वारा की गई, गोपाल दास बिरला द्वारा। इसके द्वारा? गोपाल दास बिरला, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि टाटा ग्रुप जो है इसकी स्थापना किसने की, कब की, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई 1966 में। और यहाँ बिरला ग्रुप में आपको एक चीज और याद रखनी है कि वर्तमान में इसके ओनर कौन है, तो वो है कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना किसने की? गोपाल दास बिरला। और वर्तमान में जो इसके ओनर हैं या मालिक हैं, वो कौन है? वो है कुमार मंगलम बिरला। इसके अलावा टाटा ग्रुप की स्थापना हुई 1966 में, किसके द्वारा? धीरू भाई अंबानी के द्वारा। आप सभी जानते हैं, धीरू भाई अंबानी के द्वारा, धीरू भाई अंबानी। इसका मुख्यालय है मुंबई,
ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अडानी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? ये सॉरी, ये जो है ये रिलायंस ग्रुप का है। ये रिलायंस ग्रुप, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस ग्रुप की। ये जो रिलायंस ग्रुप है इसकी स्थापना हुई 1966 में, और इसके जो जिसने इसकी स्थापना की वो है धीरू भाई अंबानी, और वर्तमान में इसके ओनर हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। ये मैं रिलायंस ग्रुप की बात कर रहा हूं। रिलायंस ग्रुप की स्थापना 1966 धीरू भाई अंबानी द्वारा ऐसे स्थापित किया गया, और वर्तमान में जो इसके ओनर हैं या मालिक हैं वो है मुकेश अंबानी, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई। इसके अलावा अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो 1868 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जमशेद जी टाटा। उसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी मुंबई में। और वर्तमान में जो इसके मालिक हैं वो हैं रतन टाटा। आप सभी जानते होंगे कौन है रतन टाटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई, किसने की, और इसका मुख्यालय या वर्तमान में इसके मालिक या इसके जो ओनर हैं वो कौन है? रिलायंस ग्रुप 1966 धीरू भाई अंबानी, वर्तमान में इसके ओनर हैं मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप 1988 अहमदाबाद, और गौतम अडानी इसके फाउंडर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बिरला ग्रुप की बात करूं तो गोपाल दास, और भारत का सबसे पुराना ये ग्रुप है। कौन सा? बिरला ग्रुप। 1857 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो इसके ओनर हैं वो है कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 20वीं वार्षिक सूची में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया? एक फोर्ब्स पत्रिका मैगजीन है जो विश्व के जो वर्ल्ड के हमारे जो व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं जो अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनकी ये पत्रिका निकालती है कि सबसे टॉप कौन है। तो इस बार ये पूछ रहे हैं कि कितनी कंपनी को इसने शामिल किया है। तो 1000, 1500, 2000 और 2500। तो हाल ही में जो ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा लिस्ट निकाली गई इसमें 2000 कंपनियों को शामिल किया गया। कितनी कंपनियों को? 2000 कंपनियों को। आपसे पूछ सकता है कि इसमें भारत की कंपनियां शामिल हैं, तो इसमें भारत की 10 कंपनियों को शामिल किया गया। कितनी? 10। ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 कंपनियों को शामिल किया गया। और इन 10 में जो पहले नंबर पर है वो है रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, भारत की किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है रिलायंस लिमिटेड। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड या पूरे विश्व की बात करूं तो एक कंपनी है ब्रकशायर हाथवे। ब्रकशायर हाथवे, और ये अमेरिका की कंपनी है हैथवे। ब्रकशायर हैथवे, ये कहाँ की है? ये अमेरिका की, जो पूरे दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर है। यानी कि पहला स्थान किस कंपनी के द्वारा दिया, किस कंपनी को मिला है? ब्रकशायर हैथवे। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। किसने दिया? फोर्ब्स पत्रिका जो बिजनेस मैगजीन है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में है रिलायंस लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की कौन सी कंपनी है। क्वेश्चन ज्यादातर आपसे यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये 20वीं सूची थी। अगर मैं बात करूं फोर्ब्स जो पत्रिका है इसका जो पहला एडिशन आया था वो आया था 1917 में। 1917 में। और ये कहाँ की कंपनी है आपसे पूछ लेगा, तो ये अमेरिका की कंपनी है, और ये एक बिजनेस मैगजीन है। बिजनेस मैगजीन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रथम एडिशन आया था 1917 में, और इस बार इसकी 20वीं जो वार्षिक सूची शामिल की गई है इसमें भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 10। पहले नंबर पर है रिलायंस लिमिटेड। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो यह है ब्रकशायर हैथवे जो अमेरिका की कंपनी है, इसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किसने किया है? यह आपको बताना है। हु हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या किरण रिजिजू?
आपको बताना है कि किसने राष्ट्रीय फोरेंसिक जो यूनिवर्सिटी है इसका उद्घाटन कहाँ किया है। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में ही रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसने किया, ये भी अमित शाह के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये दोनों जिन दोनों का जो उद्घाटन किया किसने किया, अमित शाह ने किया। और आपको मैं बता दूं कि गुजरात के गांधीनगर में, कहाँ, गांधीनगर में भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया गया है। रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला जो रक्षा विश्वविद्यालय है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में। और ये दूसरे नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर का कहाँ है, गुजरात में। और इसका जो अनावरण किया था वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी आपसे पूछ लेगा कि किसने इसका अनावरण किया, तो नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। और अरुणाचल प्रदेश में जो रक्षा विश्वविद्यालय का अनावरण किया वो अमित शाह के द्वारा किया गया। और जो नरेंद्र मोदी हैं आप सभी जानते हैं कौन है, हमारे प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह हमारे क्या है, रक्षा मंत्री। ये भी आपको ध्यान रखना है, रक्षा मंत्री। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है वो कौन है, तो वो है पेमा खांडू। वर्तमान जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, पेमा खांडू। ये भी आपको ध्यान रखना है, सीएम कौन है, पेमा खांडू। इसके अलावा आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल या गवर्नर है वो कौन है, वो है बीडी मिश्रा। आपको ये भी ध्यान रखना है, बीडी मिश्रा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां है नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां है पक्के टाइगर रिजर्व। कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां है बोमडिला दर्रा, जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, बोमडिला दर्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है, बोमडिला दर्रा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां दिम्फू दर्रा भी है, दिम्फू दर्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है, दिम्फू दर्रा। कौन सा दर्रा, दिम्फू दर्रा। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया, कहां, अरुणाचल प्रदेश में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें से सही जोड़ा बताना है कि सही जोड़ा को, ये कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए इन्हें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कंपेटेबल, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपका है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में
क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत यानी कि किसका अंत? छुआछूत का अंत। अस्पष्टता का अंत। और ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 17 है, इसमें अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पष्टता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है? विधि के समान समानता। अनुच्छेद 16 समान अवसर आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों का अंत। ये आपको दिया गया है और ये सही भी है। इसमें जो गलत था वो था अनुच्छेद 17। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान में किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 और 12 से 35 तक ये वर्णित हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में सम्मिलित किया है? भाग 3 में 12 से 35 अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि जो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि भारतीय जो संविधान में दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ये भारत के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में। कौन से में? भाग 4 में। और भाग 4 में भी ये 36 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है ये हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? तो ये आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। कहां से? आयरलैंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां से लिए? आयरलैंड से। और किस भाग में? भाग 4 में 36 से 35। इसके अलावा भाग 3 में मैंने आपको बताया है कौन है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हमने कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए। कहां से? अमेरिका। और कहां से कहां तक है? ये 12 से 35 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भाग 1 में क्या दिया है? संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र यानी कि भारत का संघ कैसा होगा और राज्य क्षेत्र का कैसा होगा, ये आपको वर्णित है। संघ व राज्य क्षेत्र। और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके अलावा भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नागरिकता। यानी कि भारत का नागरिक कौन होगा या भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये सारी जो जानकारी है भाग 2 में। और भाग 2 में अनुच्छेद 2 से 5 तक इसमें वर्णित है। और नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से ग्रहण किया है? इंग्लैंड से। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। आपसे पूछ ले कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या एकल नागरिकता का, तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। और कहां से ग्रहण किया? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से हमने ग्रहण किया है। और मूल अधिकार अमेरिका से। और जो डायरेक्ट प्रिंसिपल है वो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 12 से 35, भाग 4 36 से 51, भाग 1 1 से 4 और नागरिकता 2 से 5। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी 5 से 11 जो हमारे नागरिकता का प्रावधान है वो है 5 से 11, 1 से 4, 5 से 11 और आपका 12 से 35 और 36 से 51। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट पेयर स्टेट एंड इट्स कैपिटल, यानी कि उसकी राज्य दिया गया है और उसकी राजधानी। आपको बताना है कि इसमें से सही जोड़ा कौन सा है। सही जोड़ा, सही जोड़ा आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। पहला है नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, उत्तराखंड नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। इनमें आपको पता होगा झारखंड की राजधानी है रांची, तो इसका राइट आंसर है झारखंड। अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। झारखंड की राजधानी है रांची। उत्तरांचल या उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून है शीतकालीन राजधानी। कौन सी? शीतकालीन।
आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो देहरादून। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है, तो वो है गैरसैंण। गैरसैंण। और गैरसैंण कहां पर है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, आपने सुना होगा चमोली। और चमोली को ही क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देहरादून शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण ये है ग्रीष्मकालीन राजधानी। गैरसैंण कहाँ है, चमोली। और चमोली कहाँ है, चमोली को किस नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी। इसके अलावा उत्तराखंड के आपको मुख्यमंत्री याद रखना है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कौन सी, रायपुर। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, झारखंड की राजधानी रांची, और उत्तराखंड की राजधानी या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून व गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन है आपकी गैरसैंण और शीतकालीन है आपकी देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है बिलासपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग आपसे इसके मुख्यमंत्रियों का भी करा सकता है, कैपिटल का भी करा सकता है, राज्यपाल का भी करा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या क्लीमेंट एटली। आपको बताना है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम वायसराय था। इसके अलावा आपको पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजागोपालाचारी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम आपसे पूछ रहा है तो अंतिम है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। प्रथम व अंतिम स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूं। आपसे क्वेश्चन में देगा स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत, भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। इसके बाद की मैं बात कर रहा हूं कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था वो थे सी राजगोपालाचारी, और ये प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम वायसराय। और ये कब था, ये 1857 की क्रांति के बाद इसे प्रथम वायसराय बनाया गया था, क्योंकि कंपनी के हाथ से शासन ब्रिटिश हाथों में चला गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। 1857 के बाद जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, वो सरकार के हाथ में थी। इससे पहले जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथ में थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि कंपनी का प्रथम गवर्नर, मैं सिर्फ गवर्नर की बात कर रहा हूं, गवर्नर ये एक नाम है, एक पद है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो पूछ ले कि कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछ ले कि कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, इन दोनों में डिफरेंस है, वो सिर्फ गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल है, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द ओथ ऑफ पूर्ण स्वराज टेकन। यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये भारत के किस भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में शपथ को लिया गया, कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास। तो इस शपथ को जो लिया गया भारतीय कांग्रेस के द्वारा, ये लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 में। आप सभी जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछता है
कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई या कब की गई, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। आपसे यहां से पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जो ये लाहौर अधिवेशन है, इसका जो ये अधिवेशन है ये भारत की किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण आजादी। इसे इसका मतलब है पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी आजादी, पूरी आजादी। हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, नहीं कि पूरी आजादी चाहिए। और किस में मांग की गई, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रावी नदी के तट पर यह हुआ था और यहां पर पहली बार यहां पर मध्य रात्रि को तिरंगा फहराया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली को किसने स्टार्ट किया, ये आपको बताना है कि जो स्थायी या परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त है, ये किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपको ये बताना है कि इनमें से किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब ये स्थायी बंदोबस्त है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्थायी बंदोबस्त है क्या। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस साहब थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जमींदारों से अपना राजस्व फिक्स कर लिया कि भाई हमें तो इतना चाहिए। मान लिया इसने कहा कि हमें तो 100 रुपये चाहिए, किसने, कॉर्नवालिस ने। जो जमींदार लोग थे इनसे इसने फिक्स कर लिया, यानी कि स्थायी कर लिया कि हमें तो 100 रुपये चाहिए, आप किसानों से कितना वसूल कर रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप 200 लो, 400 लो, 500 लो, हमें तो 100 चाहिए। और ये हम 10 साल के लिए इसे लागू करते हैं। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए इसे फिक्स कर दिया कि आप 10 साल तक हमें 100 रुपये प्रतिदिन या पर मंथ या एनुअल के हिसाब से जो भी था उस हिसाब से हम लेंगे। इसके बाद आप किसान से कितना वसूल करते हैं हमें कोई मतलब नहीं। और साथ में क्या बता दिया कि आप जो है जो जमीन है आप उसके क्या होंगे, मालिक होंगे। और इसी में एक जो पॉइंट था वो ये था कि अगर आप सूर्य अस्त होने से पहले अगर राजस्व नहीं देते तो आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, जमीन नीलाम कर दी जाएगी। तो यह फिक्स कर दिया था कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। इसीलिए इसे स्थायी बंदोबस्त का। और इसमें क्या कर दिया कि इसमें राजस्व भी फिक्स कर दिया कि हमें तो इतना चाहिए, इतनी राशि चाहिए। इसके बाद आप किसान से क्या वसूल करते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो कंपनी के कर्मचारी थे उनका व्यक्तिगत व्यापार बंद किया। वे क्या करते थे, अपनी जो कर्मचारी थे कंपनी के वो व्यापार भी करते थे, यानी कि कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। तो वो कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंटली बंद कर दिया गया था। आपसे पूछ लेगा कि कंपनी के कर्मचारियों का जो व्यक्तिगत व्यापार था किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंद किया गया, तो कॉर्नवालिस के द्वारा बंद किया गया। और स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, यह भी कॉर्नवालिस ने लागू किया। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक मीटिंग ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस।
सूरत, मुंबई, कलकत्ता और लखनऊ। आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, इनका मिलन कब हुआ या इनका समझौता कब हुआ। तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ। और कब हुआ? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार, इसके द्वारा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी मजूमदार अध्यक्षता की गई थी। और इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, लखनऊ समझौता। ये आपको ध्यान रखना है। 1916 में इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इसी समझौते के अंतर्गत जो कांग्रेस थी, इसके दो पार्ट थे, यानी कि दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो दोनों का भी समझौता कब हुआ? 1916 में लखनऊ समझौते के द्वारा। नरम दल व गरम दल, नरम दल व गरम दल, इन दोनों का समझौता भी कब हुआ? 1916 लखनऊ समझौता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस अधिवेशन के द्वारा? लखनऊ अधिवेशन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? विच हैज बिकम ए लीगल राइट अंडर द 44th अमेंडमेंट। आपका ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक अधिकार या न्यायिक उपचार का अधिकार या काम का अधिकार। यानी कि इससे पहले ये मूल अधिकार था और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे विधिक अधिकार या न्यायिक अधिकार बना दिया। तो ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। आपसे पूछ लेगा कि जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया? तो ये किया गया 1978 में। और इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या बना दिया? न्यायिक या विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार या न्यायिक अधिकार इसे बना दिया। आपको क्वेश्चन में आपसे विधिक न देकर न्यायिक भी दे सकता है या कानूनी भी दे सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या तो आपसे विधिक दे देगा, कानूनी दे देगा, न्यायिक दे देगा, तीनों का मतलब एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो संपत्ति का अधिकार था पहले मूल अधिकार था और ये कहाँ वर्णित था? ये अनुच्छेद 19 में वर्णित था। अनुच्छेद 19 में। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकारों में कहां सम्मिलित था या कहां वर्णित था? तो 19 में। और वर्तमान में ये अनुच्छेद 300A में वर्णित है, 300A में वर्णित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, वर्तमान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह 300A। और इससे पहले था ये अनुच्छेद 19 में वर्णित था। और किस संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाया गया। ये आपको ड्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1971, 1972, 1975। भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस समिति के द्वारा शामिल किए गए? भारत में जो मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, ये किस समिति के द्वारा शामिल किए गए? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? तो ये रूस से ग्रहण किए हैं। और वह जब मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य थे 10। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो मूल कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कितनी है? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। संविधान संशोधन
2002 के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? ये हमने रूस से ग्रहण किए हैं। और जो मूल रूप से संविधान में लागू किए गए थे वे कितने थे? 10। और 11वां जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर था 1976, ये आपको ध्यान रखना है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये है कन्याकुमारी, कैलिमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, और आपका त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो आइए देखते हैं कि भारत के चारों दिशाओं में सबसे मुख्य अंतिम बिंदु या अंतिम स्थान कौन कौन से हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंदिरा कोल। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गोहर माथा। गोहर माथा, या इसे गोहर माता भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो वह है किबिथु। किबिथु। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि वो पूछता है भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो वो है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट। अगर वो पूछता है कि भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। और भारत का सबसे उत्तरी इंदिरा कोल, और भारत का सबसे पश्चिमी गोर माथा, और भारत का सबसे पूर्वी कौन सा है? किबिथु। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यानी कि ये पूछ रहा है कि जब भारत का संविधान प्रस्तावना थी या जब संविधान बना, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उसमें शामिल नहीं था। स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं थी, समाजवाद नहीं था, या न्याय नहीं था। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत की जो प्रस्तावना में संविधान बनाते समय किस शब्द को शामिल नहीं किया गया था, जो बाद में शामिल हुआ। यह भी आपसे पूछ सकता है कि बाद में कौन सा शब्द शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर है समाजवाद। समाजवाद, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद के साथ साथ दो और शब्दों को जोड़ा गया। वो थे पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी आपको ध्यान रखना है। किन दो शब्दों को जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगर मैं बात करूं तो तीन शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। जिस स्वतंत्रता इसमें पहले से ही वर्णित थी, समानता भी वर्णित थी और न्याय भी वर्णित था, लेकिन जो ये शब्द है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष से बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। किसे? अनुच्छेद 32 को। ये थे भीमराव साहब।
ये आपको ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर साहब की, जिसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से ग्रहण किया, तो ये अमेरिका से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेरिका से हमने ग्रहण किया। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये हमने कहां से ग्रहण की, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? कि जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से ग्रहण किया, ये अमेरिका से ग्रहण किया। और इसकी जो भाषा है, किसकी? संविधान की जो भाषा है हम भारत के लोग, ये कहां से है? ये ऑस्ट्रेलिया से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा? ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव या सर KM मुंशी। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का जो मुख्य सलाहकार था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो ये है सर BN राव। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से हैं? BN राव। और इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हन राव। बेनेगल नरसिम्हा राव, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1934 में इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1934 में जो संविधान सभा है इसकी मांग किसके द्वारा की गई, तो ये थे सर BN राव। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये कौन थे? ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए? ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक फैक्ट और आपको याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो बाद में चलकर प्रस्तावना कहलाया। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन जो डेट है, 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष इसका संविधान सभा का। 11 दिसंबर 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन बना था? यह आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, फिरोज मेहता या बदरुद्दीन तैयबजी। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो महासचिव था वो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका महासचिव जो बनाया गया A.O. ह्यूम को बनाया गया। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। और कहां की गई? मुंबई में। यह भी आपको ध्यान रखना है, मुंबई। आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां की गई? मुंबई में। कब? 28 दिसंबर 1885। और किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगर मैं बात करूं दादा भाई नौरोजी की, तो 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा अगर मैं फिरोज शाह मेहता की बात करूं तो 1890 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे, और बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में होने वाले कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। कब हुए, 1887 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो वे थे बदरुद्दीन तैयबजी। कब बनाए गए, 1887 में, और दादा भाई नौरोजी 1886, फिरोज शाह मेहता 1890। और जो कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके महासचिव कौन नियुक्त किए गए थे, ए हो ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, कहां, मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, 1773 के अधिनियम के द्वारा, 1784 के अधिनियम के द्वारा, 1793 अधिनियम के द्वारा, या 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1773। जो कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना 1773 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्रथम, तो वे थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, एलिजा इम्पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो 1773 का एक्ट आया था इसमें जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये कौन थे, ये थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल से अलग जो दो प्रेसिडेंसी थी कौन कौन सी, मुंबई और मद्रास, ये बंगाल के अधीन कर दी गई। किसके अधीन कर दी गई, बंगाल के अधीन कर दी गई। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1773 के एक्ट के द्वारा, लेकिन 1774 में इसे स्थापित किया गया। एक्ट कौन सा था, 1773, और कब बना, 1774 में। इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप कंफ्यूज हो। आपसे पूछेगा कि किस एक्ट में प्रावधान था, तो 1773 के एक्ट में प्रावधान था। लेकिन कब तैयार हुआ या कब स्थापित हुआ, 1774 में, ये आपको ध्यान रखना है। और बंगाल के गवर्नर को, कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, विच फेमस रूलर कंप्लीट कुतुब मीनार। पूरा करने की बात कर रहा है कि पूरा किसने किया था। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसकी जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1193 में रखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। नींव की बात अगर पूछ ले कि जो कुतुब मीनार है इसकी नींव किसने रखी, तो इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब, 1193 में। और इसका जो इल्तुतमिश है इसने इसकी 3 मंजिल का निर्माण किया था। कितनी मंजिल का, 3 मंजिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिरोज शाह जो तुगलक था इसने इसकी अन्य यानी कि जो 2 मंजिल है उनका निर्माण किया। टोटल 5 मंजिल है, इनका निर्माण कराया, और साथ ही साथ इसका मरम्मत कार्य करवाया, मरम्मत कार्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल का निर्माण कराया, और अन्य जो मंजिल का निर्माण किया गया वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं तो इसका शासन रहा है 1296 से 1316 तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी पर बेस्ड एक मूवी है जिसका नाम है पद्मावत, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, 261 बीसी, बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 263 बीसी,
232 बीसी या 240 बीसी। तो जो कलिंग युद्ध है ये 261 बीसी पूर्व हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा लड़ा गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो कलिंग है वर्तमान में किस राज्य में है? तो कलिंग जो है वर्तमान का उड़ीसा है, उड़ीसा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट जो अशोक थे इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया, कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनका एक लड़का महेंद्र और इनकी पुत्री संघमित्रा, इन्होंने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भ्रमण कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार किसके द्वारा किया गया? महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा, महेंद्र व संघमित्रा के द्वारा। और इनके पिता जो थे वो थे बिंदुसार, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिंदुसार जो मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य है उसमें बिंदुसार और इनके जो अशोक जो है किसके पुत्र थे? बिंदुसार के, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी पूर्व हुआ और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को ग्रहण किया? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान करता है? यह समता का अधिकार का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में दिया गया है दो सिद्धि के लिए संरक्षण, दो सिद्धि के लिए संरक्षण। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हमारे मूल अधिकार, मैं अभी आपको बता चुका हूं, हमारे मूल अधिकार हैं 12 से 35 और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले कितने थे? पहले 7 थे। और कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार जो था इसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना है। वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में। मैं बात कर रहा हूं लागू करने की, लागू करने की। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत आजाद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। अगर मैं 26 नवंबर 1949 की बात करूं तो इस दिन हमारा जो संविधान है इसे अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत या स्वीकार किया गया था, संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत या स्वीकार किया गया था। इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। अगर वो पूछता है कि लागू कब किया गया तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। और पूछता है कि अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 में। और भारत जो आजाद हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1947 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर था 26 जनवरी 1950। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन। तो कल हम 25 मई के करंट अफेयर और स्टैटिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।